इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। दरअसल दिल्ली से अहम खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक आज अहम होने वाली है। 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक आज होगी। आपको बताते चले, सीईसी और सूचना आयुक्त के चयन पर फैसला होगा। 8 सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला आज होना है। महत्वपूर्ण खबर आपको हम देते चले, महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होना है। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अहम बैठक होना है, जिसमें नए मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त और 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होना है। इस कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे, इसलिए ये बैठक और भी अहम हो रही है। चुनाव आयोग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आज पूरी हो सकती है, जिससे देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और आरटीआई व्यवस्था को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। पूरे देश की नजर आज इस बैठक के फैसले पर टिकी है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। तो जानकारी आपको देते चले, महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले। 19 दिसंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। कैबिनेट ने 22 सर्कुलर मंजूरी दे दी है। 22 सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सत्र में योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। जानकारी ये है। दरअसल आपको बताते चलें, शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक भी इस बार लाए जा सकते हैं। 22 दिसंबर को बजट पेश होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश का बजट 22 दिसंबर को पेश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। उससे पहले अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। योजनाओं पर चर्चा संभव है। तैयारियों पर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य कैबिनेट ने 22 सर्कुलर के जरिए सत्र लाने की मंजूरी भी दे दी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। संभव है कि 22 दिसंबर को बजट भी पेश होगा। इसके अलावा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो सकती है, उनकी परितगी हो सकती है। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं की समीक्षा और उन पर बहस सत्र का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा आपको जानकारी देते चले, प्रशासन और विधानसभा सचिवालय सत्र के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। तो हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के रजनीश पांडे जी। बेहद शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के रजनीश जी। और बताइए जरा, विधानसभा का जो सत्र है शीतकालीन उत्तर प्रदेश में, बहुत मुमकिन है 19 दिसंबर से शुरू हो जाए। क्या कुछ खास इस सत्र में रह सकता है? देखिए, जो 19 दिसंबर को सत्र चालू होने जा रहा है, इसमें चर्चा इस बात की है कि अनुपूरक बजट भी कुछ सरकार लाएगी, या दूसरी बात है कि विपक्ष भी तैयार बैठा है, क्योंकि विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से चुपी है। तो कोडीन कफ सिर्फ ऐसे मामले हैं, लाइन ऑर्डर मामले हैं, महिला सुरक्षा का ऐसा मामला है जो सदन में चर्चा कराने के लिए विपक्ष पूरी प्रयास करेगी। हालांकि हमेशा की तरह सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भी होगा इस बार बड़ा विधानसभा रोचक होगा, क्योंकि एक सिटिंग एमएलए की मौत भी हुई है। तो पहला दिन तो शोक सभा ही होगा, लेकिन जितने दिन का सत्र होगा, माना जा रहा है कि सत्ता या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर बहस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है लाइन ऑर्डर, कोडीन सिर्फ, जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। जाहिर है इस पर निश्चित तौर पर बात हो सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय जो आपने शुरुआत में कहा कि अनुपूरक बजट, और उसके बाद बजट भी 22 दिसंबर को पेश किया जा सकता है। कैसा रह सकता है इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट? और अनुपूरक बजट में वो एक तरीके से एक झलक भी देखने को मिल जाएगी उसकी। देखिए अब्दुल्ला,
मामला यह है कि अनुपूरक बजट में कुछ बजट का चर्चा जरूर होता है, क्योंकि मेन बजट भी आने वाला है मार्च में। तो चर्चा इसी बात की है कि एक फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन जो मैंने जिस मुद्दे पर आपने सवाल पूछा कि किस मुद्दे पे बात होगी, चर्चा होगी, तो मैंने कहा कि विपक्ष पहले से सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। कोडिंग सिर्फ ऐसे मुद्दे हैं जहां और एसआईआर भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है रजनीश जी। एसआईआर, देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर पार्लियामेंट में भी बहस हो रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का ये मामला, हालांकि यहाँ भी उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। जिस तरीके से कुछ बीएलओ की मौत हो गई और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिना ट्रेनिंग से इनसे काम लिया जा रहा है, सरकार के इशारे पर कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका सॉफ्ट टारगेट है, तो इस पर चर्चा होने की ढेर सारी उम्मीदें हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और तब जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण खबर दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 46.99 लाख फॉर्म की फीडिंग अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40,99,000 फॉर्म की फीडिंग अभी भी बाकी है। तकरीबन 15 करोड़ 43 लाख मतदाताओं को प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, ऐसी जानकारी है। 14 करोड़ 96 लाख गणना प्रपत्र डिजिटलाइज किए गए हैं, ऐसी भी जानकारी है। तकरीबन अब तक 96.91% फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। 11 दिसंबर तक प्रपत्र भरवाने का काम जारी होगा। फॉर्म डिजिटलाइजेशन में सबसे पीछे यूपी सबसे पीछे है। अंतिम चरण में मतदाता प्रपत्र भरने की भी प्रक्रिया है। यूपी से जानकारी अहम दे रहे हैं आपको। राज्य में मतदाता सूची के लिए जारी प्रपत्रों की फीडिंग तेजी से चल रही है। हालांकि अभी तक 46 लाख से ज्यादा, तकरीबन 46,99,000 फॉर्म डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया इसकी बाकी है। प्रदेश भर में 15 करोड़ 43 लाख मतदाताओं को प्रपत्र बांटे जा चुके हैं, जिसमें से 14 करोड़ 96 लाख फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। यानी कि तकरीबन कार्य जो है वो 96.91% उसका हिस्सा पूरा हो चुका है। इसके बावजूद फॉर्म डिजिटलाइजेशन की रैंकिंग में यूपी देश भर में सबसे पीछे है। चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों को काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। पूरा अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुराग, इस खबर को जरा और विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या पूरी खबर कह रही है? अनुराग, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं अनुराग से। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अनुराग अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम जानकारी साझा करते हैं। दरअसल आपको बताते चले, फॉर्म डिजिटलाइज तकरीबन प्रक्रिया जो है काम 96.91% तक पूरा हो चुका है। 11 दिसंबर तक प्रपत्र भरवाने का काम जारी रहेगा, ऐसी जानकारी दरअसल निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले, फॉर्म डिजिटलाइजेशन में यूपी सबसे पीछे है, ऐसा जानकारी है। फॉर्म डिजिटलाइजेशन यानी कि जो डिजिटली फॉर्म हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 46,99,000 फॉर्म फीडिंग अभी भी बाकी है। अनुराग तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, आवाज आपको मिल रही है? आवाज आ रही है आपको? अनुराग, जरा बताइए, फॉर्म फीडिंग को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बहुत सारे अभी फॉर्म फीडिंग बाकी हैं, कई लाख अभी फॉर्म फीडिंग होने बाकी हैं, और डिजिटलाइजेशन में अगर देखा जाए तो यूपी सबसे पीछे बताया जा रहा है इस प्रक्रिया को लेकर। देखिए, चुनाव आयोग 12 राज्यों का अपडेट लिया है, इसमें यूपी सबसे पीछे नजर आ रहा है। तकरीबन 96 लाख वो फॉर्म्स हैं जो कि
इनका काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या है जो कि बाकी है। देखिए 11 तारीख तक एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, 11 दिसंबर तक, लेकिन इस बीच सूचना ये भी है कि अगर काम नहीं हो पाता है तो कुछ समय सीमा अवधि को बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो काम को तेजी में लाने का काम तो चल रहा है, लेकिन अगर समय सीमा पे नहीं होता है तो बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का डाटा जो है वो चौंकाने वाला है कि यूपी डिजिटाइजेशन के मामले में पीछे नजर आ रहा है। बहरहाल अगर हम बात करें लखनऊ की, तो देखिए अब्दुल, लखनऊ में मोहनलालगंज का वो जोन है जहां एसआईआर प्रक्रिया की तकरीबन 99% काम हो चुका है, डाटा जा चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी काम चल रहा है। और यही हालात मुस्तफा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आता है। सभी जनपदों में जो है वो बीएलओ जा रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तमाम काम जो है वो चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जब पीछे होना, क्योंकि 12 राज्यों में जो है वो चुनाव आयोग ने अपडेट मांगा और 12 राज्यों में से उत्तर प्रदेश पीछे आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो रफ्तार बढ़ाने की क्या इसका कारण माना जाए अनुराग, इसका कारण क्या माना जाए कि यूपी डिजिटलाइजेशन में पीछे है इस प्रक्रिया में? हालांकि कार्य अगर देखा जाए अभी तकरीबन 46 लाख से ज़्यादा फॉर्म फीडिंग अभी बाकी है। तकरीबन आप मान लीजिए 50 लाख जो हैं फॉर्म फीडिंग अभी होना भी बाकी हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कई बीएलओज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। महत्वपूर्ण कारण क्या माने जा सकते हैं अनुराग? देखिए अब्दुल, उत्तर प्रदेश में 15.40 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स जो है वो बांट दिए जा चुके हैं और 99.74 जो है वो उसका कुल डाटा सामने निकल के आता है। तो देखिए एक बड़ी संख्या है, लोग कई दफे करते ये हैं कि फॉर्म्स जो है वो ले जाते हैं लेकिन रीसबमिशन नहीं होता। फॉर्म भरने में भी कई लोगों को बड़ी समस्या आ रही है, तो कई लोग बीएलओ के पास जाके ही भरवा रहे हैं कि हमें नहीं आता है सर, आप ही भर दीजिए। तो देखिए बहुत सारा जो मिसकम्युनिकेशन है वो भी इस बीच देखने को मिल रहा है, मिसकोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़े लंबे समय के बाद एक नई चीज लोग देख रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझने में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कहीं ना कहीं देरी का कारण ये भी बन रही है। और बीएलओ का भी बीच में आरोप था कि जब हमें डिप्लॉय किया गया एज अ तौर पे बीएलओ, उस समय हमें जो प्रपत्र है वो नहीं मिले, तुरंत बाद मिले, जिसके बाद 3-4 दिन बाद हमने अपना एक्शन शुरू किया। तो देखिए दोनों चीजें हैं, एक तरफ जहां मिसकम्युनिकेशन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है वो चुनाव आयोग सुलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बीएलओ का कहना है कि देखिए हमको थोड़ा समय बाद फॉर्म मिले, जिसके चलते हम जो है अपनी ड्यूटी 3-4 दिन बाद शुरू कर पाए, लोगों के बीच में 3-4 दिन बाद जा पाए। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण इस विषय पर रही है, जिसके चलते यूपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आया है। चलिए अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। जौनपुर में 11 दिसंबर को सीएम योगी का आगमन है, यानी कि जौनपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का पैतृक गांव वहां पहुंचेंगे। पिता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना प्रकट की थी। जिला प्रशासन ने सीएम आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। भकुरा गांव में हेलीपैड भी बनाया गया है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। जौनपुर से अहम जानकारी आपको देते चले। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले का दौरा करेंगे, जहां वो राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक गांव भाकुरा पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। भाकुरा गांव में विशेष हेलीपैड की तैयार किया गया है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो गांव से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा सुरक्षा और संवेदना दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जौनपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, जरा बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कल 11 दिसंबर को जौनपुर पहुंचेंगे। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक गांव पहुंचेंगे और सीएम योगी जो है राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। लगभग 11:25 पर सीएम का आगमन होना है और 11:45 पर फिर जो है प्रस्थान करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। हेलीपैड पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है
और लगातार जिलाधिकारी दिनेश चंद जो है हेलीपैड का निरीक्षण किया, पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया और सीएम के आगमन को लेकर जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी, एक और चीज़ है, वहाँ पर जाहिर तौर पर इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं। भाकुरा गांव का अगर जिक्र करें, वहाँ पर एक विशेष हेलीपैड बनाया गया है, लेकिन एक शोक संवेदना व्यक्त करने मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। ये दर्शाता है विवेक कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं और क्या उसके अलावा भी मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम हैं? और देखिए, जो प्रोटोकॉल आई है लखनऊ से जो है 11:20 पर हेलीपैड पहुंचेंगे, उसके 11:25 पर कार के जरिए जो है और राज्य मंत्री गिरीश मंत्री के जो है आवास पहुंचेंगे। वहां जो है शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। हालांकि जो है हेलीपैड पर जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया और सीएम के आगमन को लेकर खास तैयारी की। उनके साथ तमाम राज्य मंत्री भी आने की संभावना जताई जा रही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, केजीएमयू में खून से के कैंसर मरीजों को बेहद राहत मिलने वाली है। केजीएमयू को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी राहत कैंसर मरीजों को मिलने वाली है। खून के कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी। दरअसल बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब केजीएमयू में संभव है, ये जानकारी है। 11 दिसंबर को नई यूनिट का शुभारंभ होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उद्घाटन करेंगी। केजीएमयू में आधुनिक उपचार सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। कैंसर मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद है। नई यूनिट से इलाज में सुधार की संभावना है। लखनऊ के केजीएमयू से बड़ी राहत भरी खबर है, जहां खून के कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। 11 दिसंबर को इस अत्याधुनिक यूनिट का औपचारिक उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। नई यूनिट के शुरू होने से मरीजों को दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज की उपलब्धता और सफलता दर दोनों में सुधार की उम्मीद है। केजीएमयू के जरिए स्थापित यह आधुनिक केंद्र कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पंकज मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज, जरा बताइए, और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और कैंसर मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है, केजीएमयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर मानी जाएगी। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में खून के जो कैंसर से पीड़ित जो मरीज होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का संभव होगा, जिसमें कि 11 दिसंबर को नई यूनिट का शुभारंभ किया जाएगा। आनंदीबेन पटेल इसका शुभारंभ करेंगे। इससे पहले भी तमाम सारे कैंसर के शताब्दी में यानी कहिए कि मेडिकल कॉलेज में कैंसर के तमाम सारे पेशेंट आते हैं। इसको लेकर, खून को लेकर तमाम सारी दिक्कतों का सामना आता है, तमाम सारे लोगों को डोनेट करने पड़ता है। लेकिन ऐसे में अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी संभव हो सकेगा मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसे में जो कैंसर के मरीज है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर मरीज जिससे घातक है, जिसको लेकर बड़ी चिंताजनक बनी रहती है कि कैंसर के इलाज के लिए तमाम सारे हॉस्पिटल बनाए गए, मेडिकल कॉलेज में भी इसका इलाज होता है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी कैंसर मरीजों के लिए जो बोन मैरो का प्लांट लगेगा, इससे कहीं ना कहीं तमाम लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, एक और चीज है ना पंकज, जाहिर है मरीजों को राहत मिलेगी, लेकिन ये कब से उपलब्ध होगा? जब आज राज्यपाल इसका उद्घाटन करेंगी तो क्या ये उपलब्धता कब से होगी और किस तरह से लोगों को राहत मिलने वाली है? जी बिल्कुल, जो कैंसर के पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब उसके लिए जब मेडिकल कॉलेज में प्लांट लगेगा तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर और गरीब परिवार से आते हैं। यही वजह है कि अब उन आम लोगों को भी कहीं ना कहीं कैंसर के मरीज जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। उनको इलाज यहाँ सुचारू रूप से हो सकेगा। जहाँ कर बात करें खून की, तो ब्लड की यहाँ पर तमाम सारी यूनिट तो लगी है, लेकिन अब बोन मैरो की भी यूनिट लगने से कहीं ना कहीं कैंसर मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको ब्लड भी मिलेगा, यहाँ पर बोन मैरो भी, तो तमाम जो यूनिट है वो लगनी होगी। कहीं ना कहीं से राहत भरी खबर है। होता है ना पंकज, जब बोन मैरो का जिक्र होता है तो उसकी उपलब्धता जाहिर तौर पर कम रहती है और पैसा उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्या यहाँ पर वो सहूलियत होगी कि एक वाजिब जो दाम है, ज़्यादा पैसा ना पे करना पड़े, उस लिहाज से भी लोगों को राहत मिलने वाली है?
देखिए, मेडिकल कॉलेज शुरू से ही यहाँ पर जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में जिस इलाज में अगर 1 लाख खर्चा होता तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में 4 से 5 हजार में, यानी कहिए कि 100 गुना से भी कम पैसे में मेडिकल कॉलेज में इलाज होता है। यही वजह है कि यहाँ पर कैंसर के तमाम सारे पेशेंट, शताब्दी में आप देखेंगे तो वहाँ पर तमाम कैंसर के पेशेंट एडमिट रहते हैं। आप कहीं ना कहीं बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होने के लिए यहाँ पर जब यूनिट लगेगी तो कहीं ना कहीं इसका जो रेंज होगा, यानी प्राइस होगा, सरकारी रेट होगा, यानी कि मिनिमम प्राइस यानी बहुत ही लो। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर गरीब और कमजोर लोग दूर दूर से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। तो यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं आम लोगों को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, यानी बोन मैरो, जाहिर है उसको उनका फायदा होता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर उत्तराखंड के लिहाज से है। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सचिवालय में सुबह तकरीबन 11:45 पर यह बैठक शुरू होगी। महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होना है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, सचिवालय में सुबह 11:45 पर यह बैठक शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अधिवक्ताओं की मांगों पर निर्णय किया जा सकता है। जो आंदोलन कर्मचारी हैं उनको राहत की उम्मीद है। केंद्र को मिले प्रोत्साहन पर चर्चा संभव है। बजट और वित्तीय मामलों में भी बैठक में विचार संभव है। अभय कैंतुरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, किन किन फैसलों पर बातचीत हो सकती है, विचार और विमर्श हो सकता है इस बैठक में? देखिए, धामी सरकार की ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खासतौर पर जो राज्य कर्मचारी हैं, जिनकी तरफ से पिछले दिनों आंदोलन भी किया गया था, जो उनकी मांगे थी उस पर आज निर्णय यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जो अधिवक्ता ये कह सकते हैं कि पिछले 1 माह से धरनारत यहाँ पर नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था और राज्य सरकार की तरफ से जो लिखित आश्वासन उनको यहाँ पर दिया गया था, उस पर आज कैबिनेट की तरफ से मोहर यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा कई विभागों की जो सेवा नियमावली है उसमें यहाँ पर संशोधन यहाँ पर हो सकता है। और अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि पार्टी या जो संगठन तरफ से भी जो कर्मचारियों से जुड़े जो विषय हैं उन पर कैबिनेट की बैठक की तरफ से आज निर्णय यहाँ पर लिया जा। और एक और महत्वपूर्ण जो विषय निकलकर सामने आ रहा है, जो लगातार एडवोकेट्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 2 धड़ों में बढ़ चुके थे, उस पर भी संभव है कुछ बातचीत हो? बिल्कुल, अधिवक्ताओं की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि जो मांग यहाँ पर की गई थी, जो नए चैम्बर को लेकर लगातार मांग यहाँ पर कर रहे थे, उस पर भी आज कैबिनेट की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। यानी तो जमीन संबंधी जो बातचीत थी, उस बातचीत पर जो लिखित आश्वासन गृह सचिव की तरफ से यहाँ पर दिया गया था, उस पर आज कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक की गई है और सभी की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है। शुक्रिया आपका अभय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।